सभी को नमस्कार। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब बच्चों की बात की जाती है तो माता पिता यानी पति पत्नी बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। और अगर इनके आपस के संबंध खराब हैं तो उसका बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, उसकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता है, या रिलेशनशिप को लेके वो कंफ्यूज रहता है, पढ़ाई में अच्छा रहता है नहीं रहता है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों को लेके मैं पहुंचा हूं हरिद्वार के चैतन्य इन्फिनिट में, जहां पर मेरी मुलाकात होने जा रही है मुकुल अग्रवाल जी से, जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 15 सालों से कई हजार पेशेंट्स को वो देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि जब व्यक्तिगत संबंधों की बात आती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात आती है, तो इससे अच्छी जगह मुझे कोई नहीं मिल सकती, क्योंकि डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज जानेंगे कई सारे सवालों के जवाब, और मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय परवरिश की पाठशाला को दिया है। तो सीधे सवाल पे आते हैं डॉक्टर साहब, क्या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप यानी एक पेरेंट के जो आपस के रिलेशनशिप है उनका कितना प्रभाव बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है जी। क्योंकि पेरेंटिंग का जो मेन बेस मॉडल है उसे हम बोलते हैं मॉडलिंग। बच्चा जो देख रहा है वही उसके अनकॉन्शियस पार्ट में चला जाएगा, उसी को रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी हर एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होगा। और एक बार मेरे पास पेरेंट्स आए, वो बोले कि हमारा बच्चा राइटिंग सही से नहीं कर रहा है। तो मैंने राइटिंग के ऊपर काउंसलिंग करनी शुरू की जी। लेकिन जब 3 सेशन हो गए तो फिर अचानक मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप दोनों के रिलेशन कैसे हैं? जबकि राइटिंग, बच्चे की राइटिंग का उस बात से आपको डायरेक्ट लिंक नहीं दिखेगा जी। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारी लड़ाई नहीं होती। ओके। और मैंने ये बात देखी कि उनके जो झगड़े हैं उस वजह से उस बच्चे का इमोशनल जो बैलेंस है वो इतना खराब हो गया है कि वो राइटिंग लिखने में बहुत दिक्कत, वो जो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, हाँ, वो डाउन हो गया है। और वो उस तरीके से बच्चे को एक वो सपोर्टिव माहौल नहीं मिल रहा है जी। उसका असर उसकी राइटिंग में आ रहा है जी। इतनी, जबकि राइटिंग से आप डायरेक्ट कनेक्शन बड़ा मुश्किल है कि पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो राइटिंग कैसे खराब होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे जो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही होती है बच्चे की, वो कहीं ना कहीं अपने जो उसका पेरेंट होता है ना उसके इर्द गिर्द का कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, उसको देखते देखते उसकी पर्सनैलिटी वो बच्चे की इम्प्रूव होती है। तो क्योंकि आपके पास में कई तरह से भी कोर्स जो केसेस आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव, इवन डाइवोर्स तक के लेवल की बात आती है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कोई केस आता है तो उसका बच्चे पे किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है? जैसे मान लीजिए पढ़ाई में ख़राब हो गया है, या उसे करियर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, राइट, या उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उतना नहीं है, बच्चा और बच्चों में घुल मिल पा रहा है नहीं पा रहा है, इस पर भी इम्पैक्ट आ जाता है सीधा? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, जब आपस में लड़ते हैं जी, तो पोलराइज करते हैं। पिता अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और माता अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, और उस द्वंद में बच्चा दोनों को चाहता है, बच्चा किसी एक को नहीं चाहता। ठीक बात है। तो जब ये पोलराइज बड़े ही कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं, लेकिन उसकी जो क्षमताएं हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकता हूँ जी। तो कंटिन्यू वो एक कॉन्फ्लिक्ट में गुजरता रहता है और उसके बाहर जो उसके रिलेशन हैं अपने पीयर ग्रुप में वो भी खराब रहने लगते हैं, क्योंकि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है उस बच्चे को। क्योंकि जब झगड़े होते हैं पेरेंट्स के तो उसमें गुस्सा पेरेंट्स को एक दूसरे से काफी ज्यादा रहता है जी। वो तनाव वो देखता है तो उसके अंदर भी वो चीज आती है। दूसरा वो कोल्ड वॉर देखता है, या तो लड़ रहे हैं या चुप है ठीक है। उसको मीडिएटर बना दिया, उसके माध्यम से बात कर रहे हैं। तो बच्चे के अंदर हमेशा जब भी किसी से रिलेशन है उसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट वो अपने अंदर देखता है जी। तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज समझा हूँ कि इम्पैक्ट तो आता है उसका रिलेशनशिप का,
तो क्या ऐसा भी है कि यही जब बच्चे, क्योंकि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है और कई पेशेंट देखें, जब बच्चे वो बड़े हो जाएंगे तो जब वो आगे उनकी मैरिड लाइफ शुरू होगी तो उसमें इम्पैक्ट आएगा? बहुत खतरनाक इम्पैक्ट है। मेरे पास कई बार 25 साल का पर्सन आ रहा है, मतलब कोई लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, तो हमारी केस हिस्ट्री में एक जगह है, वहां पर हम पूछते हैं कि आपका बचपन कैसा था। बचपन कैसा था, ठीक है, बिल्कुल। और हमेशा आप ये देखिए 100 में से 95% बात कर रहा हूँ, वो हमेशा बोलते हैं कि बचपन हमारा बहुत खराब था, पेरेंट्स की आपस में बनती ही नहीं थी, हमेशा लड़ते रहते थे जी। अब देखिए जो इमोशनल टर्मोइल से बच्चा गुजर रहा है, जबकि मैच्योर हो गया, 25 साल का है, हाँ, लेकिन फिर भी बैक में आज भी उससे बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, इतना नुकसान और उसे ठीक करना इतना मुश्किल है। अगर बचपन में आपके इमोशन मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ताउम्र उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है और उनकी सारी सीरीज ही गड़बड़ा जाती है। इसीलिए हम जो अक्सर अपने पेरेंटिंग के सेशंस में हम हर बार बात करते हैं कि पेरेंटिंग जो है ना कहीं तरह की ये एक साधना है, एक तपस्या है, जिसमें हम एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे होते हैं अपने बच्चों के माध्यम से। अच्छा, ये तो हो गया, चलो रिलेशनशिप खराब है, लेकिन मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि हमें बाहर से देखने में तो लगता है कि पेरेंट्स के मतलब रिलेशनशिप शायद नॉर्मल हैं या अच्छे हैं जैसे भी है, लेकिन बच्चों को वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बन के दिखाते हैं। तो वो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप का भी कहीं ना कहीं खेल है, या वो कहीं समाज में कहीं ना कहीं किसी तरह के दबाव में है, या फ्यूचर की जो है एक अनसर्टेनिटी जो है कि कल क्या होगा, वो फोर्स करते हैं ज़्यादा। जैसे क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम आने वाला है, तो कहीं ना कहीं बच्चों बहुत फोर्स रहता है, बस तुम ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे, उनको पूरे एक ट्रैक दे दिया जाता है। तो सोसाइटी का दबाव तो बहुत ज्यादा है। सोसाइटी का तो वही ना कि लोग क्या कहेंगे वो अपनी आइडेंटिटी उस बच्चे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं सोसाइटी में जी 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 कि ये यदि अच्छा कर रहा है तो हम कितने अच्छे पेरेंट जी। और उनको फिर वो एक ह्यूमन की जगह एक रोबोट की तरह तैयार करते हैं कि तुमने 95% अगर तुम नहीं लाए तो कुछ भी नहीं लाए, खत्म हो जी जी। क्रिटिसाइज करते हैं बहुत बुरी तरीके, ऐसा फियर पैदा कर देते हैं, बच्चों को पैनिक अटैक आता है एग्जाम में जाने से। अच्छा, ओके, एंजाइटी का स्ट्रेस। हाँ, और उसका बहुत बड़ा लेना देना। पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं हम तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं करते पढ़ाई का। अरे उन्होंने शुरू से ही उसके ऊपर प्रेशर डाला कि तुम्हें फर्स्ट आना ही है, तुम सेकंड के बारे में तो सोचो ही नहीं, और फेल होना तो कितना बड़ा पाप हो गया, गुनाह हो गया, तो बच्चा तो हमेशा एंजाइटी में रहेगा। तो सोसाइटी का प्रेशर, जो सोसाइटी में ये दिखाना कि भाई हमारा बच्चा कितना अच्छा है, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है, उनके भविष्य के नाम पे उन बच्चे को स्पॉइल किया जाता है। और कितना ये पढ़ाई को लेके भी जो है, या उसको जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है उसका कितना मतलब गहरा प्रभाव बच्चे के मन पे पड़ रहा है कि हम i18 बाबा आजकल देख सकते हैं, वायरल रील चल रही है, मतलब वो बंदा उस सदमे को बोल ही नहीं पा रहा है। अनिल जी, इतना गहरा इफेक्ट है जी कि बच्चे को लगता है मैं टूट गया अंदर से, कुछ नहीं है जी, क्योंकि पेरेंट्स की ओर ही देखता है वो। और जब वहां से उन्हें लगता है कि प्यार नहीं मिला, इमोशन नहीं मेरे साइड से सेटिस्फाई हुए हैं, पेरेंट्स केवल ये तोल देना कि हमने तुम्हें ट्यूशन भेज दिया और अच्छे स्कूल में भेज दिया और तुम्हारे लिए सारी फैसिलिटी है, ये बच्चे को चाहिए ही 5%। 95% तो उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। वहां पे लैक कर जाते हैं पेरेंट्स, तभी तो बच्चे बड़े होके गाली देते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो पेरेंट्स कहते हैं हमने सब कुछ दाव पे लगा दिया, लेकिन वो जो दाव लगना था इमोशनली सपोर्ट के उससे लगना था। तो बच्चे के अंदर आप ये देखिए, कम से कम उसकी सक्सेस और हैप्पीनेस का रेट 95% बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। वरना 95% वो हर्ट हो जाएगा। हर्ट वाला बच्चा क्या करेगा? अगर सक्सेस हो भी गया अंदर से तो बहुत दुखी है। मेरे पास एक MBBS MD डॉक्टर आए, अच्छा, बहुत दुखी, मुझे लगता ही नहीं है मैंने कुछ जिंदगी में किया। ठीक। तो मैंने फिर वही क्वेश्चन, मैंने कहा बचपन कैसा गुजरा? वो कह रहा मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता अपने माँ बाप की, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब की है, जबकि MBBS MD कर सके। तो बचपन इतना खतरनाक इम्पैक्ट है कि पूछिए, कोई सफलता ही नहीं लगती इंसान, सफलता नहीं लगती। और इसीलिए पेरेंट के रिलेशनशिप के लिए हम आपके पास में आए हैं। अच्छा,
चलो अंकों की बात तो हो गई है जी, बच्चों पर रोक टोक करते हैं। एक हम पे सवाल आया था, एक बिटिया जो है जो अपनी टीन एज में एंट्री की है, जिसने 13 साल की हो गई, 14 साल की, और क्योंकि मेरी वाइफ काउंसलिंग में उनको दे रही थी, कह रही कि मैम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं टीन एज में आके मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। 24 घंटे मेरे कपड़ों को लेके, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, मतलब मेरे पे विश्वास ही नहीं है उनको, और हमेशा रोक टोक, कहाँ हो, कितने बजे हो, क्या कर रहे हो। जैसे मान लीजिए एक स्पाई कैमरा साथ साथ चल रहा है, ड्रोन कैमरा चल रहा है साथ साथ, तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे भी टूट जाते हैं कि हम पे विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा नहीं चाहता कि कोई ऐसा कार्य करे कि माता पिता का, कोई समाज के अंदर जन उनको नीचा होना पड़े। तो इसमें कोई क्या संदेश दें पेरेंट्स को? साइकोलॉजिकली आप जिस चीज को जितना प्रेस करोगे, ओके, वो विकृत रूप लेकर ऊपर आएगी, विकृत रूप डिस्टॉर्ट हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो पेरेंट्स ये चीजें करने लगते हैं ना, उनकी सुरक्षा बैक में बोलेंगे कि हमें तुम्हारी सिक्योरिटी का इशू है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ये उनके अपने डर उसके दिमाग के ऊपर हमेशा वो फ्रस्ट्रेट, इरिटेट और हर्ट है। सहमत हूं, अपने डर है। इज्जत करना छोड़ दिया पेरेंट्स ने जी। अब वो बच्चे के अंदर दिल में इज्जत नहीं रह गई अपने पेरेंट्स की। जी। अरे पेरेंट्स ने जब अपनी इज्जत खो दी, उस पेरेंटिंग का तो नामो निशान मिट गया, उसके नामो निशान मिट गया। अच्छा, कई बार क्या था कि रोक टोक तक तो समझ में आता है, कई बार बच्चों को इतना नाजुक बना देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ हम करके देंगे। क्या मार्केट में खरीदने जाना है तो उसका भी डिसीजन पेरेंट लेंगे। बड़े बड़े बच्चे तक मैंने देखे हैं कि उनको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता, केवल पेरेंटिंग के नाम पे उनको बताया जाता है कि अभी तुम इतने समझदार नहीं हुए हो। कब उन पे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? तो आपके पास में कहीं ना कहीं इसका भी कुछ कोई अनुभव ऐसे होंगे जो आप प्लीज शेयर कीजिए। अब देखिए, पेरेंट्स का जो इसके पीछे बिलीफ सिस्टम है जी। कि हमारा बच्चा इतना अच्छा है कि जो हम कपड़ा कह दें वही पहनता है, जो हम चीज कह दें वो वही मान रहा है। जी। अरे उसकी डिसीजन मेकिंग खत्म कर रहे हो आप। ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और लाइफ में या आप अगर करियर हो चाहे बिजनेस हो, कैसा भी हो, उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा हो। जिस बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस का, उसका क्या हालत हो गया? क्या हालत हो गया? उसको बस बताते हैं इस नंबर की बस है, आप वहां उतरोगे, फिर वहां जाओगे, फिर वहां जाओगे। और बच्चे मेरे पास आके पेरेंट्स को गालियां देते हैं, सर इतनी तो हमें भी अकल है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी चीजें बता दोगे। वो सारी चीजें सुन के खुश नहीं है। ठीक बात। वो तो कहते हैं टारगेट बताओ, यहाँ जाना है, उसके बाद अपने आप चले जाएंगे। तुम सारी डिटेल उसे दे रहे हो बिल्कुल। और बच्चे के जो दिमाग का जो एनालाइज प्रोसेस है, जब थोड़ी समस्या में अटकेगा तभी तो चलेगा दिमाग। अब वो आपने ब्लंट कर दिया बिल्कुल। अब वो तो हर चीज पर जो है, अब उसको जब आपने ब्लंट कर दिया तो वो हर चीज के लिए सोचता है माँ बाप को फोन कर दूं। पहले तो आपने उसकी गड़बड़ी की, अब जब वो फोन कर देता है आप कहते हो कि हर चीज मुझसे ही पूछेगा क्या? आगे जाके बोलते हैं आगे जाके। तो बच्चे को भी फंसा दिया, खुद भी फंस गए। और ऐसी स्थिति में ला देते हैं बच्चों को। इतने विकृत बच्चे, इतने सीवियर डिप्रेशन में वो बच्चे, और इतने सॉफ्ट बच्चे कि जरा सी हार हो, जरा सा लाइफ का इधर उधर हो, टूट के मोतियों की तरह से बिखर जाती है ना माला, ऐसे बिखर जाते हैं। इतना दुख होता है देख के, क्या बता। अच्छा, मुझे केस याद आ रहा है जी। हम अपनी यूनिवर्सिटी में हमने करीब 50 स्कूलों से 100 बच्चे हमने इनवाइट किए थे जो टॉप थे अपने स्कूल के अंदर। प्रिंसिपल ने सेलेक्ट करके 2 बच्चे दिए थे, तो 50 स्कूल से 100 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे। और बाई चांस मुझे अवसर मिला उनके बीच में चर्चा करने का, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा अपनी स्ट्रेंथ बताइए। तो आप विश्वास करेंगे, वो टॉप बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। उन टॉप बच्चों में से भी 100 में से भी केवल 2 बच्चों को मालूम था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को मैंने पलट कर बोला कि बच्चों अच्छा अपनी वीकनेस बताओ, तो सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए कि हमें पता है हमारी वीकनेस क्या है। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंटिंग के अंदर, या तो हमारी पेरेंटिंग इस प्रकार से हुई है, या हमको पेरेंटिंग का राइट पैटर्न नहीं पता है। हम बच्चों को लगता है कि इनकी कमियां बार बार उनको क्रिटिसाइज करके, इनको हाईलाइट करके हमको बेहतर इंसान बना रहे हैं, जबकि इसका अपोजिट हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बच्चे अपने पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उस बच्चे को ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, उसके अंतःकरण में ऐसा समा जाती है ये बात। यही बात मैं बोला, MBBS MD डॉक्टर को ये लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि बचपन से तो क्या बोला जाता, तुम किसी काम के लिए।
अब वो MBBS MD हो गया, तब भी उसे लग रहा है कि मैं किसी काम का किसी काम का नहीं। तो ये इतनी गहरी बात है। पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं क्रिटिसाइज करके इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरे से कंपेयर करके इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रॉन्ग पेरेंटिंग है ये जी। केवल आपका फोकस केवल एप्रिसिएशन पे होना है जी। केवल। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, उसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरी। सैंडविच थ्योरी, ओके। उसमें सैंडविच में क्या होता है, 2 ब्रेड है, बीच में स्टफ भरा होता है। जो ऊपर और नीचे जो ये स्लाइसेस हैं, ये पॉजिटिविटी है। ठीक है। अरे स्लाइस, उसके अंदर स्टफ तो अपने आप ही पता है बच्चे को। जब भी आप उसकी पॉजिटिविटी लिखवाएंगे, 10 पॉइंट लिखवाओ आप उसकी पॉजिटिविटी, जी जी, अपने आप बोलेगा कि बच्चा खुद बोलेगा कि मैं ना जरा इस जगह थोड़ा सा वीक हूँ। जब उसके अंदर ये इंसाइट आएगी कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, 10 पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं, उसके अंदर से वो वीकनेस ढूंढ रहा है कोई। तो आप देखिए बच्चे का फ्रेम में क्या है कि 9 पॉइंट में तो मैं अच्छा हूँ, 9 पॉइंट में अच्छा हूँ, ठीक बात। लेकिन जब आप फोकस उसकी नेगेटिविटी पे कर देते हो, तो बच्चा तो 100 में से 100 मानता है कि बस मैं कर रहा हूँ, किसी के लिए कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ, उसके लिए पढ़ रहा हूँ। वो उसे लगता ही नहीं है मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। ये जो आपने बात बताई ना, क्योंकि बच्ची हमारी भी छोटी है, तो हम यही देखते हैं कि अगर बच्चे को यही एहसास हो जाए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वेशन के कि स्ट्रिक्ट रहने की आवश्यकता है। वो बच्चा अपने आप ही, क्योंकि सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। मैंने आप ही के उसमें कॉन्शियसनेस का एक देखा था ना, एक चेतना का स्तर का खेल है, और आपका फर्म का नाम भी यही है, चैतन्य है। तो सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि हस्बैंड वाइफ यानी माता पिता के आपसी रिलेशन का, उनके पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल है। दूसरा क्या हुआ है कि यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उस जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको लेके बड़े हो जाते हैं। कल वही अपने जब उनके बच्चे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, उस तरीके को उन्हें पता नहीं होता। वो फिर आगे जाके, जैसे डायबिटिक जेनेटिक होती है ना, कि दादा दादी को थी या दादा को थी, फिर पापा को ही, फिर बच्चे को ही, फिर उससे आगे भी हो रही है, बाद में हमने कहा तो जेनेटिक है। तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिव जो पैटर्न्स हैं वो आगे ट्रांसफर होते चले जाते हैं, और इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक करने के लिए आप कुछ सजेस्ट कीजिए ताकि ऑडियंस उसको फॉलो करे और अपने जीवन को जो बेहतर बनाए, हैप्पी बनाए, खुशहाल बनाए, जॉयफुल बनाए। जो बच्चे पेरेंट बन गए जी, उन्हें खुद पता है कि कहाँ कहाँ उनके अंदर दर्द था। जी ठीक है। जैसे कि उनको हमेशा नेगेटिव कमेंट पास किए जाते हैं जी, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने पैटर्न यही चेंज करने हैं। बच्चा गलतियां भी करेगा, गड़बड़ियां भी करेगा, जी, आप देख रहे हो उस बात जी, को, जी। लेकिन आपको सैंडविच की थ्योरी की तरह स्टफ करना है जी। ना, उसे अप्रिशिएट करो, फिर आप हल्का सा फ्लेवर दे सकते हो कि भाई ये भी देख लो। जी, एक ओपिनियन की तरह कमियां बताई जाती हैं, ठीक है। ओपनिंग एडवाइस की तरह कमियां नहीं बताई जाती। स्टाइल है, भाई, तरीका है कि भाई ये भी तुम देख लो, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, बच्चे को समझ अपने आप सब चीजें हाँ, आती हाँ, हैं। हाँ, दूसरी बात, उन्हें ये समझ आना चाहिए कि आपस में जो ये झगड़े करते हैं राइट, parents, राइट। इसका हमारे ऊपर कितना नेगेटिव असर हुआ। मैं बाथरूम में जाके सुबह के रोता था, वो पेरेंट्स को जिससे पता ना चले, और मेरे ऊपर क्या मेरी स्टेट ऑफ माइंड था। तो हम दोनों को अपने रिलेशन ठीक रखने कितना जरूरी है। तीसरी बात, डिसीजन मेकिंग। हमेशा हमें चॉइस करने का मौका नहीं दिया गया, पूरा डायरेक्शन खुद ही दे देते थे। हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी खराब है कि हमें यही नहीं पता कि डोसा खाना है और पिज्जा खाना है तो कौन चूज करो। इतनी डिसीजन मेकिंग खराब हो, तो बच्चों को चॉइस करने का मौका दें। और इमोशन मैनेजमेंट, बच्चा आपकी किसी चीज की वैल्यू नहीं करता, इस बात की वैल्यू करता है कि आपने इमोशनली उसे समझा कि नहीं समझा। और वो बात पूरी हो गई। डैनियल गोलमैन हमेशा बोलता है सक्सेस में 80% रोल EQ हाई इमोशनल क्वेश्चन का है। बात आपके सारे फेवर में चली गई। अरे मेहनत करनी ही नहीं है। पेरेंटिंग में जितनी मेहनत कर रहे हो उसकी 2% मेहनत में बच्चा चमत्कार कर देगा। उसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल। बहुत ही सुंदर जी, बहुत सुंदर आपने बताया। तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब जागो तब सवेरा, और मम्मी हो या पापा हो, अरे पापा के नाम पे मुझे एक और बात याद आई है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि एक पापा का ना एक हवा बना के रखते हैं,
पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, सब ऐसे हो जाए, ऐसे पापा स्ट्रिक्ट, मतलब कहीं ना कहीं पिता वाला रोल। हालांकि मैं भी एक पिता हूँ, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो पेरेंटिंग जो बेसिकली है वो दोनों पर ही है, और इनका आपस में कोलैबोरेशन है, जिसे हम ये भी कहते हैं टुगेदर पेरेंटिंग। मुझे लगता है एक टाइट हो गया तो एक सॉफ्ट हो गया, एक सॉफ्ट हो गया तो दूसरा टाइट हो गया। कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो पापा का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल हो जाता है, तो पापा को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आउटर जो एक्सपीरियंस है, संसार के जो एक्सपीरियंस कराने में, उसमें पिता का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पिता बाइक पे लेके घुमा सकता है, मम्मी शायद वो काम नहीं कर सकती, लेकिन मम्मी जो काम सिखा सकती है शायद वो पिता नहीं कर सकते। तो यही सब मिलके आपस में करना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि सपोज पेरेंट को एक बात समझ में आ गई है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर बसा हुआ है और हमारे आपस से कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। अब वो ठीक होना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो आपसे संपर्क करें, या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है? हमारे पास तो खैर आते ही फ़ोन है, तो कैसे, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि आपने का इतना लंबा अनुभव है ना, तो आपको तरीका पता है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे 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 करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। कि कल के पेशेंट ठीक होके भी गए यहाँ से लोग। कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं पेरेंट्स, कम से कम दिन में आधा घंटा क्वालिटी ऑफ टाइम दोनों को देना है। बच्चों के साथ खेलना है, पढ़ाई की बात नहीं जी। हर समय पेरेंट्स जब भी शुरुआत करते हैं बच्चों की कि भैया तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, बैठ तो जाए एक बार साथ में, तो घबरा जाते हैं, बच्चा भी बैठ गया, कहीं पढ़ाई का ना पूछ ले हैं। आधे घंटे बच्चों के साथ अगर ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने शुरू कर देंगे, जी, बहुत अच्छी शुरुआत शुरू हो जाएगी। जी। और जो टिप्स दिए हैं वो तो करना ही। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल हो रहा है, नहीं कोई चीज कंट्रोल में आ रही है, तब संपर्क कर सकते हैं। जी। पहले तो जो टिप्स बताई है उसका ही आप यूज करके देखें, निश्चित ही बढ़िया लाभ। मुझे कुछ बात याद आ गई, शायद हमने कोविड के टाइम पे आपसे चर्चा करी थी, तो आपने एक बात बताई थी, एडजस्टमेंट। जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात आती है तो एक एडजस्टमेंट का था, एक शायद फ्लेक्सिबिलिटी का था, कुछ था, आपने बताया एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट। माता पिता हम तभी अच्छे बन सकते हैं जब तक हम अच्छे पति पत्नी नहीं बनेंगे। बहुत हद तक सही बात और है। पति पत्नी, क्योंकि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम तो हम तब बिताएंगे ना जब हमें आपस की अंडरस्टैंडिंग सही होंगे। तो वापस हम उसी पे घूम के आ गए जहां से हमने शुरुआत करी थी कि पति पत्नी के रिश्ते यानी माता पिता के रिश्ते, ये कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बस थोड़ा सा, मैं समय ज़्यादा हो रहा है, ये बताइए कहाँ से इसकी शुरुआत करें? मतलब कि मैं माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूँ कि अपनी बॉन्डिंग को कैसे मजबूत बनाएं। देखिए हर व्यक्ति संसार में अलग अलग है। ठीक है, डन है। सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है जी। हर व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करता है। ठीक, अपने सुख के लिए। बहुत पति भी अपने सुख के लिए और पत्नी भी अपने सुख के लिए। सत्य है। तो ये एक्सपेक्टेशन एक दूसरे पर डालना कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, हाँ, या तुम ही मुझे सुखी करोगे, हाँ, ये सब चीजें ही लड़ाई झगड़ों का कारण है। सिंपली आपको पता होना चाहिए हम दोनों विन विन सिचुएशन में हैं, एक दूसरे को सुख देने के लिए हैं। हाँ, ठीक है। तो ही गाड़ी चलेगी, और वो सुख केवल एक तरीके से दिया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन संसार में किसी की पूरी नहीं की जा सकती। आप बहुत ही जुदा प्राणी हैं जी। एक्सेप्टेंस जी, तुम जैसे भी हो जी, तुम मुझे स्वीकार जी। बहुत सुंदर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी जी कि पहले मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करो, तब तुम मुझे समझ सकते हो। ठीक बात। रविंद्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति ये बात बोला कि पहले मुझे स्वीकार करो। तो पति पत्नी स्वीकार करे बिना जी। एक दूसरे से कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये होना चाहिए, पॉसिबल नहीं। जी। पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, पहले एक्सेप्टेंस आता है, और ये करते ही जैसे उनके रिलेशन में हार्मनी आएगी, निश्चित बात है पेरेंटिंग में जबरदस्त उछाल आएगा। बहुत सुंदर बात जी। और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से पेरेंट्स को एक संदेश तो 100% मिल रहा है कि आपसी संबंध को हमें मधुर बनाना है, तभी बच्चों के साथ संबंध मधुर बन सकते हैं। और इस चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, नए सवालों के साथ में आपके पास में आएंगे। नीचे वीडियो में आपको नंबर दिखाई देगा डिस्प्ले में, जो दे रहा है नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सीधा डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप कोई समस्या से आपको लग रहा है कोई फेस कर रहे हैं तो।
तो बने रहिएगा हमारे साथ में। अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके दे सकते हैं, ताकि हम फिर और ज़्यादा इस पर हम डेप्थ में जाके हम इस पर काम करें। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बार से फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना आपने कीमती समय निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार।